मेरा एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे पहला एमसीक्यू है ये है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से। एमसीक्यू क्या है पढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मेडेक्स फार्मा लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर्स worth rupees 40 lakhs in order to finance a major research and development project। देखो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करने जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। डिबेंचर्स इशू कर कर वो 40 लाख रुपए रेस करेंगे। इनको फंड्स की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें ना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना है। अब जब 40 लाख रुपए आप डिबेंचर के थ्रू रेस करोगे तो इससे क्या होगा, दिस वुड इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम 1:1 टू 2:1। यानी अभी जो डेट और इक्विटी के बीच में रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो किसे होता है, डेट मतलब बोरोड फंड, इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। अभी तक डेट और इक्विटी के बीच में 1:1 का रेशियो है, यानी ओनर और बोरोड फंड दोनों बराबर बराबर के लगे हुए हैं। जैसे ही आप डिबेंचर्स के थ्रू पैसा बोरो करने जाओगे यही डेट इक्विटी रेशियो 2:1 हो जाएगा, यानी डेट का प्रपोर्शन ज़्यादा हो जाएगा, इक्विटी का कम हो जाएगा क्योंकि पैसा आप और बोरो कर रहे हो। हाउएवर एट द सेम टाइम इट वुड इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। लेकिन डेट से पैसा रेस करना यानी डिबेंचर्स से पैसा रेस करना आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ा रहा है। सर डिबेंचर से पैसा रेस करना अर्निंग पर शेयर बढ़ा रहा है, यानी अगर मैं पैसा डिबेंचर से बोरो करता हूं तो उससे मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। ऐसा कब पॉसिबल होता है, देखो पहले तो आपको यहां पर ऑप्शन गिवन है ABCD करके। इन्होंने कहा अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, दूसरे पॉइंट ने भी बोला अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, तीसरे पॉइंट ने बोला फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, चौथे पॉइंट ने भी बोला फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। अब सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि हर पॉइंट में एक वर्ड यूज़ हुआ है और वो है फाइनेंशियल लिवरेज। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है। तो मैं पहले आप लोगों को फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब बता देता हूँ। देखो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं डेट प्लस इक्विटी को। बेटा आप बिजनेस में कुछ पैसा अपना भी इन्वेस्ट करते हैं और उधार भी लेकर आते हैं, और दोनों अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जा रही हैं उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड में जो डेट वाला प्रपोर्शन है ना, यानी जो प्रपोर्शन डेट के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्ट किया जा रहा है उसी को हम फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। लेट सपोज अगर 1 लाख रुपए का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है और आपने डेट के थ्रू 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब आपकी कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज 60% है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं प्रपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सवाल ये है कि ये जो फाइनेंशियल लिवरेज है ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, इसीलिए उसे बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। यानी अगर आप डेट के प्रपोर्शन को अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में लेकर आते हैं तो वो चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है, तो उसे कहा जाता है फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। और अगर ये चीज़ आपको फ़ायदा ना दे, यानी डेट का पैसा इन्वेस्ट करना मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में ज़्यादा पैसा डेट के थ्रू लेकर आना, उधार के थ्रू लेकर आना, अगर वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है तो उसे हम कहते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। तो आप देख लीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है। अब देखो ये फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल कैसे होती है। मान लेते हैं कंपनी ने पैसा उधार लिया, अब उधार लिया तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है लेट सपोज 10%। तो इसे हम कहते हैं, ये जो 10% आपको पे करना पड़ रहा है इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। जो पैसा आप उधार लेकर आए हैं उसकी कॉस्ट।
फिर वही पैसा कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है, वही पैसा कंपनी आगे दूसरी जगह यूज़ करती है। अब मान लो कंपनी ने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने पर जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था वहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है 20%, यानी आप दूसरे से उधार लेकर आ रहे हैं 10% और आप जिस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है 20%। इसका मतलब ये है कि आप 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जब आपके डेट की कॉस्ट कम होती है और जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है, तो उस सिचुएशन में हर बंदा सोचेगा कि यार पैसा ना डेट के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड में लेकर आया जाए, क्योंकि वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। यानी प्रपोर्शन ऑफ डेट को कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर यूज़ करके आप फ़ायदे में जा रहे हैं, यानी आपका फाइनेंशियल लीवरेज इस सिचुएशन में फेवरेबल है। क्या है? फेवरेबल। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपने डेट इक्विटी रेशियो को बढ़ाया, यानी पैसा बोरो किया तो इसका मतलब आपने फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ा दिया। अब ये फाइनेंशियल लीवरेज आपको क्या दे रहा है? फ़ायदा दे रहा है कि आपका अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका सिचुएशन ये है कि आप फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज में हैं। यह आपका आंसर है, क्योंकि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेट कम है ना, जो मैंने अभी आपको समझाया। द करेक्ट आंसर इज डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 पर। चलिए, ये जो अगला क्वेश्चन है ये मार्केटिंग चैप्टर से है, ज़रा पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। अ बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एक बॉटल है एंटी डैंड्रफ शैम्पू की, उस पर एक चीज़ मेंशन है। क्या चीज़ मेंशन है? क्लीन योर हेयर एंड गेट रिड ऑफ डैंड्रफ इन वन स्क्वीज़। मतलब ये कह रहे हैं आप अपने बाल धोइए और एक ही स्क्वीज़ के अंदर आप अपने डैंड्रफ से रिड ऑफ हो जाइए। ये कहते हैं जो आपका ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कौन सा ऐसा डिसीजन लिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ें किस पर लिखी होती हैं? ये चीज़ें किस पर लिखी होती है? सर हमारे ये पैकेज पर लिखी होती हैं, और पैकेज पर जो भी लिखा होता है उसे हम कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं? लेबल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये चीज़ हमने लिखी अपने पैकेज पर, तो ये क्या हुई? एक तरीके की लेबलिंग हुई। अगले पॉइंट पर आते हैं। विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स देयर हैज़ बीन शिफ्ट टूवर्ड्स फॉर्मल वेयर, increased demand of electronic gadgets and increase in demand of cosmetics। ये कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, अगर आप काम करने वाले लोगों में औरतों की संख्या को बढ़ाते हो, यानी अगर औरतों की संख्या वर्क फोर्स के अंदर प्रेजेंट होने लग जाती है, तो ये कहते हैं देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टूवर्ड्स फॉर्मल वेयर, इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक्स। औरतों के वर्क फोर्स में आ जाने की वजह से फॉर्मल वेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और तो और कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो जब औरतें काम पर जाएंगी, ऑफिसेज में जाएंगी, तो पहले सिर्फ फॉर्मल वेयर लड़कों के लिए बना करते थे, अब लड़कियों के लिए भी बनने स्टार्ट हो गए। पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सिर्फ मर्द इस्तेमाल करते थे ऑफिस के अंदर, अब औरतें भी जाएंगी तो ऑफिस को भी उनको भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। अब जब भी कोई भी लेडी ऑफिस जाएगी तो भाई विदाउट कॉस्मेटिक्स, विदाउट मेकअप तो नहीं जाएगी, तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि फॉर्मल वेयर के साथ साथ मेकअप का करना भी ज़रूरी होता है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन की बात हो रही है? तो सिंपल रीज़न है सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि सोसाइटी का एक हिस्सा औरतों को वर्कफोर्स पर भेजने की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के बहुत से फंक्शन है ना बेटा, विच इज़ इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल फ्रॉम द कस्टमर एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर अ प्रोडक्ट। ये कहते हैं मार्केटिंग का कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से ज़्यादा सेल होती हैं, कस्टमर रिपीटेड सेल्स पर आता है और वो प्रोडक्ट के टूवर्ड्स ब्रांड लॉयल्टी लेकर आता है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो कस्टमर की लॉयल्टी को एक तरीके से इंश्योर कर रही है? तो देखो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अगर आप प्रोडक्ट बेचने के बाद, देखो कस्टमर सपोर्ट सर्विस में क्या होता है कि प्रोडक्ट एक बार कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर अपने घर चला गया, लेकिन फिर भी
कस्टमर पैसे देकर चला गया, प्रोडक्ट अपने घर ले गया, लेकिन फिर भी हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, उससे आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल हो जाता है कि देखो यार पैसे लेने के बाद भी ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है मार्केटिंग का जो ब्रांड लॉयल्टी ब्रिंग करता है। 5वें पॉइंट पर आते हैं हम कहते हैं भाई सेबी कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड इशूज अ शो कॉज नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स ऑफिशियल्स सीकिंग एक्सप्लेनेशन एंड कंडक्टिंग ऑडिट एंड इंक्वायरी। विच फंक्शन इज सेबी परफॉर्मिंग। ये कहते हैं भाई सेबी ने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, किससे, स्टॉक एक्सचेंज के और उसके ऑफिशियल से। मतलब सेबी ने इन्फॉर्मेशन मांगी और शो कॉज नोटिस दिया। शो कॉज नोटिस कहते हैं कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं और आप आइए और हमारे सामने प्रेजेंट होइए। सेबी ने इन्फॉर्मेशन मांगी, शो कॉज नोटिस दिया स्टॉक एक्सचेंज को और उसके ऑफिशियल्स को, और उनसे कहा कि हम तुम्हारे ऊपर ऑडिट करेंगे, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे। तो आप मुझे बताइए, सेबी कंट्रोल मेंटेन करना चाह रहा है, सेबी दूसरों को डिक्टेट करना चाह रहा है कि तुम्हें मेरे अंडर रहकर काम करना पड़ेगा, और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। क्या कहते हैं, रेगुलेटरी। सेबी कर रहा है ना, अपनी पावर दिखा रहा है, क्योंकि सेबी बता रहा है कि ये जो सिक्योरिटी मार्केट है इसका गुंडा मैं हूं रेगुलेटर, तो इसे रेगुलेटरी फंक्शन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड इन दिस पिक्चर। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस से है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस से है। तो ये कह रहे हैं कि बताइए कि इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पर हो रही है। देखो बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, ये फाइनेंस से, ये प्रोडक्शन से, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स हैं, और इन सब ने मिलकर कंपनी के लिए काम किया। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर एज अ टीम। जब आप टीम मिलकर काम करते हैं तो आप ज़्यादा अचीव करते हैं। तो ये कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इन्हें। यानी इन्होंने मैनेजमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस इनको नज़र आ रही है। देखो भाई यहाँ पर क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव हेल्प होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात नज़र आ रही है, नहीं, यहाँ पर ग्रुप गोल्स अचीव होते हुए नज़र आ रहा है। तो पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हाँ जी, 7th क्वेश्चन पर आते हैं, एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो भाई फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, पैसा हाउस होल्ड सेक्टर से कलेक्ट करना और उस पैसे को कंपनीज को दे देना। हाँ जी, पैसा किससे लेना, हाउस होल्ड सेक्टर से, और किसको दे देना, कंपनीज को दे देना। इसी को हम कहते हैं एलोकेटिव फंक्शन। क्या कहते हैं, एलोकेटिव फंक्शन। सर इससे होता क्या है, इससे क्या फ़ायदा है। एलोकेटिव फंक्शन जो है ये फाइनेंशियल मार्केट का, इसकी वजह से किसे हेल्प हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर, मैं हाउस होल्ड सेक्टर की बात करता हूँ, अगर इनके पास कुछ पैसा है और ये पैसे को घर पर सेव करने लग जाएं, तो आप बताओ वक्त के साथ साथ इनके पैसे की कीमत कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आज जो 100 रुपया खरीद रहा है, कल को 1 साल बाद 100 रुपये की परचेजिंग पावर सेम नहीं रहेगी। तो यानी हाउस होल्ड सेक्टर के पास अगर कुछ सेविंग और वो उसे घर पे रखते हैं तो उनके पैसे की कीमत वक्त के साथ साथ गिर रही है। सर एक काम कर देते, बैंक में रख देते हैं, क्योंकि बैंक वाले तो इंटरेस्ट भी देते रहेंगे, बिल्कुल दे देंगे इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देंगे, 6% सालाना, और मार्केट में इन्फ्लेशन कई ज़्यादा है, महंगाई 10-12 गुना बढ़ रही है, और सेविंग वाले 6-7% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो सर हाउस होल्ड वाला करे क्या, उसे इन्वेस्ट करे, कंपनी को दे, और कंपनी हाउस होल्ड सेक्टर को एक बढ़िया रिटर्न देगी। तो फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड सेक्टर की किस में हेल्प कर रहा है, इनको हेल्प कर रहा है अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू हाउस होल्ड, यानी ये आपको ज़्यादा कमाई करने में हेल्प कर रहा है। यानी 7th का आंसर बी है। अगले पॉइंट पर आते हैं, इंडडिशेम लिमिटेड इज अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग डाइज एंड पिगमेंट्स बोथ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। इनका काम डाई बनाने का है, पिगमेंट्स बनाने का है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, यानी इंडिया में तो बेचते हैं, इंडिया के बाहर भी बेचते हैं। इट हैज़ इंजॉयड अ कंसिडरेबल मार्केट शेयर बट लेटली इट हैज़ बीन फेसिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ टारगेट सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये कहते हैं शुरुआत में तो इनके पास मार्केट का अच्छा खासी शेयर था,
लेकिन बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने लग गए अपनी टारगेट सेल को लेकर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर। दिस इज ड्यू टू द रीज़न दैट न्यू एंट्रेंट्स हैव emerged with better technology and competitive prices। अब इससे क्या होता है कि नए नए मार्केट के अंदर एंट्रेंट्स आते हैं बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ। द चेयरमैन ऑफ द कंपनी एड्रेस्ड दिस इशू इन द डिपार्टमेंटल मीटिंग। अब जो कंपनी का जो चेयरमैन था उसने इस मसले को बेसिकली क्या कर रहा, डिपार्टमेंटल की मीटिंग के अंदर डिस्कस किया कि ये क्या मसला है यार, है ना, नए नए कॉम्पिटिटर आ गए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी बेहतर है, उनका प्राइसिंग भी हमसे ज़्यादा बेहतर है, हम अपनी सेल्स को मीट आउट नहीं कर पा रहे। द प्रोडक्शन हेड मिस्टर काम्बले एडवाइज द चेयरमैन टू रीवैम्प द सिस्टम एंड टेक इमीडिएट नेसेसरी एक्शंस टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम सो दैट सेल्स आर अचीव्ड एज पर द प्लान। अब जो प्रोडक्शन हेड था मिस्टर काम्बले, उसने क्या किया, चेयरमैन को फ़ौरन एक एडवाइस दी कि आप फ़ौरन रिवैम्प करें सिस्टम को। रिवैम्प करने का मतलब रीस्ट्रक्ट करें, नया सिस्टम बनाएं, इमीडिएट नेसेसरी एक्शन लें, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करें ताकि हम अपनी सेल्स अचीव कर पाएँ एज पर दी प्लान्स। बताइए कौन से फंक्शन की बात हो रही है? ऑब्वियसली कंट्रोलिंग। चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं जा रही, उनको करेक्ट करना, डेविएशन ढूंढना, उनके अंदर कमियां निकालकर उनको करेक्ट करना, ये कौन से फंक्शन का काम है? कंट्रोलिंग फंक्शन का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो हम लोगों ने ना प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा हुआ है ना, मार्केटिंग के अंदर हमने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा हुआ है। ये कहते हैं कि आपको क्या करना है, कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को लेकर। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, उसके लिए तो आपको सारी स्टेटमेंट को पहले पढ़ना पड़ेगा। ये कहते हैं इफ़ अ फर्म ऑब्जेक्टिव, अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, अगर फर्म अपने प्रॉफिट को शॉर्ट रन के अंदर मैक्सिमाइज करना चाहती है तो उसे मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। ये बात तो सही लग रही है भाई। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करना चाहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आएगा और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है इफ़ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज़ टू कैप्चर मार्केट शेयर, अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना है, इट शुड कीप लो प्राइस ऑफ इट प्रोडक्ट। अगर आप ज़्यादा मार्केट शेयर चाहते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा। ये बात भी सही है, तो ए और बी में तो कुछ गलत नहीं है। इफ़ अ फर्म वांट्स टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, ये कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप मेंटेन करना चाहते हैं, यानी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें इस बेसिस पर कि यार इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, तो कंपनी को लोअर प्राइस चार्ज करना ना मुन्ना, ये गलत बात है। एप्पल प्रोडक्ट क्वालिटी देता है तो हाईयर प्राइस चार्ज करता है, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और अगर कंपनी पैसा खर्च करेगी ज़्यादा तो आपसे चार्ज भी ज़्यादा करेगी। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है यहाँ पर। आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा। अब आते हैं हम क्वेश्चन 10 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो स्टेटमेंट हैं, एक में असर्शन है और एक में रीजनिंग है। असर्शन क्या है, ये कहते हैं मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। सही बात है भाई, मैनेजमेंट कंसर्न तो रहती है कि वो अपने रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़ करें। रीजनिंग, फॉर मैनेजमेंट बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नीड बी बैलेंस। ये कहते हैं भाई देखो, मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है, उन्हें इफेक्टिवनेस भी चाहिए और दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो आप बताइए, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? ये कहते हैं भाई देखो, वैसे तो असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न असर्शन का रीज़न नहीं है। ये दोनों बातें अपने आप में अलग अलग तो हैं, मतलब सही तो हैं, लेकिन रीज़न असर्शन का रीज़न नहीं है। तो आप इसके लिए कहेंगे कि भाई ये बी पॉइंट है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही तो हैं, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। चलिए आगे आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फंक्शन। देखो मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग अगर एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और अगर डिसीजन मेकिंग
बटी हुई है, स्कैटर्ड है, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज हो रहा है, तो आप आंसर बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। सम एम्प्लॉयज हैव बीन असाइंड द जॉब ऑफ मेजरिंग द आउटपुट इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल वे। अगर जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो पढ़ते ही इस लाइन को समझ जाएंगे कि लाइन उन्होंने कहाँ पर पढ़ी है। ये कहते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ को ना एक जॉब असाइन की गई कि आपको ना आउटपुट को मेजर करना है इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल वे। दे आर अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर अचीविंग दिस एम। सम ऑफ दीज आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पल चेकिंग। दे आर ऑल्सो कीपिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम एज द यूनिट्स इन द स्टैंडर्ड। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारी लैंग्वेज जितनी भी लिखी हुई है ना, ये आप लोगों ने पढ़ी है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में। यानी जब भी कंट्रोलिंग का पहला स्टेप है कि स्टैंडर्ड सेट करो, और जब स्टैंडर्ड सेट हो जाएं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो। समझ आई बात या नहीं? क्योंकि जब तक आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करोगे तब तक आप उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखो, सबसे पहली लाइन में क्या बोला कि जब भी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की बात आएगी तो जो भी बंदा परफॉर्मेंस को मेजर करने जाएगा वो उसे ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर में करेगा। यानी पर्सनल बायस के साथ नहीं करेगा। किसी वर्कर से दुश्मनी है, उससे कहे भाई तेरा काम सही भी है फिर भी मैं उसे गलत ही बताऊंगा, ऐसा नहीं करेंगे आप। और अगली लाइन में आपको बताया कि जब आप कोई भी परफॉर्मेंस मेजर करते हो तो उसे कैसे मेजर कर सकते हो। आप पर्सनली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, वर्कर को काम करते हुए देख सकते हो। सैम्पल चेकिंग, वर्कर्स ने बहुत सारे यूनिट्स बनाए हुए हैं, 3-4 उठाकर चेक कर लिए। सब सारे लॉट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में से 3-4 उठाकर चेक कर लिए। तो बेसिकली यहाँ पर बात एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की हो रही है। हाँ जी, क्वेश्चन 13 पर चलते हम। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वेयर हाउसेज आर लोकेटेड नियर टू द मार्केट। ये कहते हैं भाई अगर बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको ना लॉन्ग टर्म स्टोरेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, तो उस सिचुएशन में वेयरहाउस का मार्केट से करीब होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल कर लें। स्टेटमेंट 2 कहता है जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतना ज़्यादा आप कस्टमर को अपनी सर्विस दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी कस्टमर को ऐसा लगेगा यार इसी दुकान पर चलो, यहाँ पर हमेशा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रहती है। तो जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे उतना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। लेकिन ज़्यादा इन्वेंट्री को कैरी करने की ना कॉस्ट ऑफ कैरिंग ज़्यादा हो जाती है। मतलब अब स्टोरेज वगैरह करोगे तो भाई उसको ध्यान रखना, वेयर हाउस खरीदना पड़ेगा, आपको उसका ध्यान रखने वाले को पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आई बात या नहीं आती? तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? हाँ जी, एक स्टेटमेंट 2 तो हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट इधर है। ये कहते हैं फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स द वेयर हाउस आर लोकेटेड नियर टू द मार्केट। देखो ये वाली बात ना बस ये गलत हो जाती है। ये कहते हैं वेयर हाउस का मार्केट के पास होना ज़रूरी है। नहीं, देखो यार ऐसा है, अब जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो रूरल एरियाज़ के अंदर स्टोर्ड हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें बेचने की बात आती है तो ज़्यादातर वो बिकते कहाँ हैं? अर्बन एरियाज़ में। तो ऐसा थोड़ी है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर ही उनके वेयर हाउस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू बट 1 इज़ फॉल्स। तो 13 का बी आंसर है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाँ जी, ये बिजनेस एनवायरनमेंट से है। इन्होंने कहा मिस्टर विवेक वो काम कर रहे हैं एज अ जनरल मैनेजर ओशियन होटल्स लिमिटेड में। मिस्टर विवेक ऑब्जर्व करते हैं कि गवर्नमेंट वॉज टेकिंग अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द टूरिज्म इंडस्ट्री एज दिस सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट ने, मिस्टर विवेक ने ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट जो है ना वो टूरिज़्म के अंदर बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है। जैसे दुबई की गवर्नमेंट ने टूरिज़्म में बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। अब लोग जो हैं दुनिया भर से दुबई जाते हैं और दुबई के पास क्या आती है? फॉरेन करेंसी आती है बहुत सारी, है ना, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। तो मिस्टर विवेक को ऐसे इंडिया के बारे में पता लगा कि गवर्नमेंट टूरिज्म में इंटरेस्ट दिखा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़ कंपनी डिसाइडेड टू सेट अप होटल्स एट सेवरल टूरिस्ट प्लेस। अब इन्होंने देखा कि टूरिज्म में पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट, तो हम क्यों ना पहले से होटल वगैरह बनाकर तैयार करें।
ओशियंस होटल्स लिमिटेड इस्टेब्लिश 50 होटल्स बिफोर अदर कंपनीज कंसिडर्ड दिस इशू। मतलब दूसरी कंपनीज को पता लगता है, इन्होंने पहले से ही अपने 50 होटल बनाकर तैयार कर दिए। वेरी सून दिस ब्रांड ओशियन होटल लिमिटेड बिकेम वेल नोन इन द मार्केट। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस हियर। देखो भाई सिंपल सी बात है, ए फर्म ने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके सबसे पहला एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ही इन्होंने मुझसे बोला ना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉज डीसी आया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन्होंने कहा आप उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताइए जिसका काम है प्लान को एक्शन में ट्रांसलेट करना। जो आपने प्लान बनाया है उसे एक्शन में लेकर आना। वो तो भाई देखो ऑर्गेनाइजिंग करता है। समझ आई बात? ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद आता है ना। तो जो प्लानिंग आपने की है उसको अगर आप एक्शन में लेकर आना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग ही आपकी उसमें हेल्प करेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट विद द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। उल्टा लिख रहा हो भाई आप। फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कन्वर्ट करने को डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। मटेरियल का मतलब क्या होता है? फिजिकल चीज़ होती है मटेरियल। अब उसे ख़त्म करना है, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है तो उसे करना पड़ेगा डीमटेरियल। तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करो। स्टेटमेंट 1 उल्टी लिखी हुई है तो गलत है। ये कहते हैं देयर इज़ नो डेंजर ऑफ थेफ्ट, लॉस और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन डीमटेरियलाइजेशन। देखो डीमटेरियलाइजेशन बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं। पहले क्या होता था कि जितनी भी सिक्योरिटीज़, ये शेयर्स वगैरह होते हैं ना, ये सब सर्टिफिकेट्स वगैरह के फॉर्म में होते थे। लेकिन आज आप ना शेयर सर्टिफिकेट अपने पास फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते। आज ये सारे शेयर्स जो हैं आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं, है ना। ज़माना इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो पहले फिजिकल जो सिक्योरिटी होती थी आज वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो फिजिकल सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही डीमटेरियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है ना। अब क्या है, पहले जो शेयर सर्टिफिकेट होता था वो चोरी होने का खतरा होता था, जल जाने का खतरा होता था, उसके ऊपर कोई नकली दस्तावेज ना कर दे उसका खतरा होता था। तो स्टेटमेंट 2 तो सही कह रहा है कि भाई आज के टाइम पर ऐसा कोई डेंजर नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट 1 उल्टी बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू एंड 1 इज़ फॉल्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। ये कहते हैं पेस एक रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी एमएनसीज को। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू दिल्ली एंड एनसीआर फॉर विच दे यूज़ कंपनीज कार। अब ये क्या करते हैं, जो भी उस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो दिल्ली ट्रैवल करते हैं, उस एनसीआर जाते हैं और कंपनी की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। द फर्म डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट्स पेट्रोल कार टू इलेक्ट्रॉनिक कार्स। उन्होंने, कंपनी ने डिसाइड किया भाई पेट्रोल को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। देखो भाई पेट्रोल कार ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, ईवी जो है वो पोल्यूशन कम फैलाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए डायमेंशंस। देखो मेरे बच्चे एस लगा हुआ है, जब भी किसी क्वेश्चन की डिमांड पढ़ो ना तो ये देख लेना एस लगा हुआ है या नहीं। एस लगा हुआ है तो एक से ज़्यादा है और एस नहीं है तो एक ही की बात हो रही है। फिलहाल एस लगा हुआ है। ये कह रहे हैं कौन से 2 बिजनेस एनवायरनमेंट है जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। देखो बड़ा सिंपल था, एक तो कौन सा होगा, सोशल होगा, क्योंकि सोसाइटी के बारे में सोचा जा रहा है। सर सोशल तो यहाँ भी है और भी जगह है। तो बताओ आपको क्या लगता है, सोशल के साथ लीगल सूटेबल है या सोशल के साथ टेक्नोलॉजिकल? सर सोशल के साथ टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ एक तरीके से टेक्नोलॉजी की बात हो गई। यहाँ पर पॉलिटिक्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इज सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। अब हम आते हैं क्वेश्चन 18 पर। मैच द फॉलोइंग टूल्स ऑफ प्रमोशन विद देयर एक्सप्लेनेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई। अब देखो ये चारों चीज़ें क्या हैं, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, ये सब प्रमोशन मिक्स है। प्रमोशन मिक्स, जैसे मार्केटिंग मिक्स में एक पार्ट प्रमोशन है, ऐसी प्रमोशन के अंदर अपना एक मिक्स है प्रमोशन मिक्स, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को प्रमोट करने में। अब आपको इन सारी चीज़ों को आपस में मैच करना है। चलिए ज़रा देखते हैं ये क्या क्या है। इट इज़ अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड पर्सन कंपनी हु मेक्स एफर्ट्स एंड बियर द कॉस्ट ऑफ इट। ये तो एडवर्टाइजिंग के बारे में लिखा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग क्या करते हैं,
जिस कंपनी को एडवर्टाइजमेंट कराना होता है वो किसी दूसरे पर्सन को इस काम को करने के लिए देते हैं और कंपनी खर्चा करती है और वो दूसरी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाकर सामने वाले को प्रिपेयर करती है। ठीक है ना, तो यही वाली बात हो गई। इट इज़ अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड पर्सन हु मेक्स एफर्ट एंड बियर द कॉस्ट ऑफ इट। ये एडवर्टाइजिंग के लिए डेफिनेशन है। तो यानी ए का आंसर हुआ 3। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एट द अवेयरनेस स्टेज एंड डेवलप प्रोडक्ट प्रेफरेंसेज विद द एम ऑफ मेकिंग सेल। भाई देखो यहाँ पर ये आ जाता है, ये कहते हैं भाई ये ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अवेयरनेस पहुँचाने में। किस में पहुँचाने में भाई? अवेयरनेस पहुँचाने में। एंड डेवलप प्रोडक्ट प्रेफरेंसेज विद द एम ऑफ मेकिंग सेल। अब देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये आता है कि बेसिकली हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं पर्सनल सेलिंग। क्या करना चाह रहे हैं भाई? पर्सनल सेलिंग करना चाह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि आदमी घर घर जाता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता है। इससे क्या होता है? अवेयरनेस फैलानी आसान होती है। एक अकेला आदमी घर घर जाएगा और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो बेसिकली क्या होगा, उससे लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी, है ना। आप एक ऐड के थ्रू लोगों को बता देंगे तो उस चीज़ पर लोग शायद ध्यान न दें, लेकिन अगर आप पर्सनल जाकर लोगों को घर पे बताएंगे तो उससे अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट होगी। ठीक है, मेरी बात समझ आई? सी पॉइंट में कह रहे हैं इट हेल्प्स इन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन। देखो पब्लिक ओपिनियन के लिए आता है पब्लिक रिलेशन। इट यूजेस टूल स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट कस्टमर मिडिलमैन एंड सेल पर्सन। ये कहते हैं भाई ये कुछ टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कस्टमर, मिडिलमैन और सेल पर्सन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी 50% ऑफ, एक के साथ एक फ्री। ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। क्या कहते हैं? सेल्स प्रमोशन। यानी ए का थर्ड तो भाई ए में ही है, बस यहीं से क्लियर हो जाता पॉइंट। वैसे तो ए का थर्ड होते ही बस आपको क्लियर हो गई बात। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रेलेवेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस का कौन सा पॉइंट नहीं है? अगर आपने मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये सी पॉइंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये सी पॉइंट मैनेजमेंट एज एन आर्ट का है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये कहते हैं डीमोनेटाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? डीमोनेटाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? आपकी कंट्री के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया गया था ना, उसका क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था? सॉरी, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था? कर्ब करप्शन। भाई करप्शन खत्म करना तो ऑब्जेक्टिव था। रिड्यूस द प्राइस ऑफ रियल एस्टेट। ये क्या बात होती है? बेकार की बात है। रियल एस्टेट का प्राइस गिराने का क्या लेना देना? ब्लैक मनी खत्म करना, है ना। काउंटरफीट यूज़ ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स को इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता था, उसे ख़त्म करना। ये सब ACD ये सब डिमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, बी पॉइंट नहीं था। तो आप बी को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, उम्मीद होगी आपको ये MCQ समझ आए।